लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए हैं और 3 चरण बाकी है। इन 3 चरणों में चुनाव के पहले भाजपा का फोकस अपने मूल मुद्दों हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर बढ़ गया है। भाजपा के प्रचार में अब राम मंदिर, धारा 370 और सामान्य नागरिक संहिता जैसे मुद्दे ऊपर है, तो वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण, सनातन विरोध पर कांग्रेस को और इंडिया अलायंस की घेराबंदी भी भाजपा ने शुरू कर दी है। इटली गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। अब कोई भी 370 वापस ला करके वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि भाजपा के दूसरे स्टार प्रचारकों ने भी अपना फोकस भाजपा के मूल मुद्दों हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर बढ़ा दिया है। कोई कांग्रेस को राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर घेर रहा है, तो कोई कश्मीर की दुर्दशा के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता रहा है। अंग्रेज तो चले गए और कांग्रेस छोड़ गए, जो आज भी उसी उल्टे रास्ते पे चलती है। जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दुनिया में जय जयकार होता है, लेकिन इनके पेट में दुखता आज भी ये उस नाम को ही रोते रहते कि आप धार्मिक बात क्यों करते हो। मैं आज कौशाम्बी की जनता को पूछने आया हूँ कि कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि विकास के नाम पर भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेने लगी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उनकी स्थिति यह है कि मन में राम बगल में छुरी, भाजपा तेरी नीयत बुरी। कभी भी राजनीतिक समस्याओं के तौर पर, आर्थिक समस्याओं के लोग पर, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती। कांग्रेस पार्टी कहती नहीं है, करती है। भगवान राम का मंदिर जो बना है अयोध्या में, उसका सबसे पहले किसने ताला खुलवाया था? स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। शिलान्यास किसने किया था? उन्होंने करवाया था। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जश्न मनाया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरा भगवा कर दिया गया था जिस दिन भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था अभी 2019 में। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना अलग है और वास्तविकता अलग है। कांग्रेस पार्टी धर्म के प्रति हमेशा आस्थावान रही है, लेकिन धर्म का राजनीतिक उपयोग नहीं किया है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये वो नारे रहे हैं जिन्होंने भाजपा को 2 से 303 सीटों तक पहुंचाया। माना जा रहा है कि इस चुनाव में 2014 और 2019 जैसी लहर न दिखने के बाद अब भाजपा ने राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, सीएए जैसे मुद्दों पर जोर बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि उसे इसका कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राम, राष्ट्र और राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पुराने मुद्दों पर क्यों बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का फोकस? तेज हुई चुनावी धार, इसलिए पकड़ी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पतवार। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 का खात्मा, सीए से भाजपा को कितना चुनावी फायदा? क्या विकास का एजेंडा कमजोर होने से बड़ा भावनात्मक मुद्दों पर जोर?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जब 2019 के चुनाव थे तो धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण और अन्य तमाम मामले भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में प्रमुखता से हुआ करते थे, लेकिन 370 की समाप्ति, राम मंदिर का लोकार्पण, यह वो कदम है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक है इस बात से बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है कि जो पीओके है वो हमारा है, हमारी संसद यह कहती है, हमारा सदन ये कहता है, देश के सर्वोच्च सदन ये कहते हैं, हमारा मानचित्र ये कहता है, मान हमारा है, तो हमारा चित्त चरित्र भी यही कहता है कि वो हमारा है। अब भारतीय जनता पार्टी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रही है। कांग्रेस को कहना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, लेना ही है। लेकिन आप स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी की भी बात करो तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो बयान, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला ने दिए हों चाहे मणिशंकर अय्यर ने, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्ली के भाग से छीका टूटने जैसी स्थिति हो गई कि भाई पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, उनके पास एटम बम है। तो ये जो बयान है और इस पर कांग्रेस का अपना कोई स्टैंड नहीं है बहुत क्लियर कि कांग्रेस क्या चाहती है। तो निश्चित रूप से जब ये बात पब्लिक डोमेन में पूछी जाएगी, भरी सभा में पूछी जाएगी कि क्या जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, समान नागरिक संहिता की भी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। तुष्टीकरण को लेकर उसने कांग्रेस को बुरी तरह से घेरा है। वो कह रही है कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब बात कांग्रेस सामाजिक समरसता की करती है तो सबका हक सबको मिले, सबका हक सिर्फ मुस्लिमों को मिले, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है। एक और आरोप लगता था, मोदी जी मीडिया को फेस नहीं करते, अभी वो टीवी चैनल्स पर लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। अब वो इंटरव्यू पर भी सवाल हैं, लेकिन इंटरव्यू वो दे रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीति राम और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर है जो भावनात्मक रूप से लोगों को आंदोलित और उद्वेलित कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस इनकी काट कैसे ढूंढेगी, क्या करेगी। अभी जो 3 चरण हैं वो चरण जो है वो हैं लीड लेने वाले चरण, बढ़त बनाने वाले चरण। यही वो चरण हैं जिसमें कांग्रेस एक अच्छी पकड़ बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही है तो उस दावे के आसपास रह सकती है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है शशिकांत शुक्ला जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो अमित जी, जब पाक अधिकृत कश्मीर जो पाक ने उसको ऑक्यूपाई किया है, वो कश्मीर हमारा है, हम अपने मानचित्र में भी कहते हैं। जब ये बात कही जाएगी कि उसको लेना है तो ये तो देश के मान सम्मान से जुड़ी हुई बात है, देश को आंदोलित करने वाली बात है। उस पर जब ये बयान आएंगे कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, एटम बम है, और कांग्रेस चुप रहेगी, तो उसका नुकसान होना है। आपको क्या कहें? देखिए नवीन जी, चुनाव में कितना नुकसान हो रहा था, प्रधानमंत्री अब एक भी बार 400 पार नहीं कह रहे, कोई भारतीय जनता पार्टी का 400 पार नहीं कह रहा। अब वो बात कर रहे हैं राम मंदिर की, राष्ट्र की, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र की बात होनी चाहिए और निश्चित ही हिंदुत्व की और धर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन निसंदेह जो 150 करोड़ लोग हैं उनकी भी तो कोई चर्चा होनी चाहिए। और पाकिस्तान क्या, सुबह हम 6 बजे नवीन जी भारत चालू करेगा और क्या पीओके की बात कर रहे हैं, शाम को 6 बजे तक हम पीओके लेकर पाकिस्तान तक, हम लाहौर तक अंदर होंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिस लाल आंखें, 56 इंच का सीना जो चीन को दिखाना चाहिए, जिससे हम 2-2 हाथ करने चाहिए, उसकी सेना हमारे भारत में एंटर करती है
पोल गाड़ती है, बम्पर बनाती है और तमाम अपने सेना को करीब 1.5 लाख किलोमीटर के स्क्वायर मीटर के आसपास की जमीन अधिकृत करती है। वो राहुल गांधी है जो चीन के खिलाफ आवाज उठाता है, वो कांग्रेस पार्टी है जो चीन के खिलाफ मुद्दों पर बात करता है, और वो कांग्रेस पार्टी है जो चीन से टकराने की बात करता है। भारत देश का नौजवान है, ये भारत है सशक्त जो चीन को आंख दिखाने की बात करता है, ना कि आंख बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने की बात करता है। पीओके कश्मीर की बात, अरे 150 करोड़ लोगों की चुनाव यहां हो रहे हैं, करिए आप, बिल्कुल मुद्दे पर बात करिए। हमेशा इंदिरा गांधी ने मुद्दे पे बात नहीं करी। हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आज बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है। ये बात करने से नहीं, निर्णय लेने से और ताकत दिखाने से होगा, और जिस दिन समय आएगा उस दिन कहने की पीओ की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमने पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे, लेकिन हमने IFM बनाया है, एम्स बनाए हैं, गरीबों को उनका अधिकार दिया है। इस देश में लाल गेहूं से लेकर बाजरा खाने से लेकर आज लोग अच्छी रोजगार की बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में बढ़े, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने गरीब को उच्च श्रेणी तक पहुंचाने का काम किया है। हमने बड़े बड़े इन 55 सालों में बड़े बड़े भेल जैसे उद्योग लगाने का काम किया है, बातें करने का काम नहीं किया। और मोदी जी को इसीलिए चिंता है अब मणिशंकर अय्यर की, इसीलिए मोदी जी को राहुल गांधी से शहजादा याद आ रहा है। यही मोदी जी कहते थे, मैं तो बात भी नहीं करता ऐसे पप्पुओं की। उस पप्पू की घबराहट है जो शहजादा शहजादा हर बार मोदी देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है निसंदेह। इसीलिए अब उन्हें हिंदुत्व, उन्हें धर्म, उन्हें जाति, तमाम चीजें देश के प्रधानमंत्री को याद आ रहे हैं। बल्कि देश के प्रधानमंत्री को तो 10 वर्षों में कहना चाहिए था कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, हमने इतने उद्योग धंधे लगाए, हमने इतने गरीबों को अमीर बनाया, हमने इतने अमीर जो हैं उनको देश में काला धन जो विदेश लेके भाग गए थे उन्हें वापस लेके आए। उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। इसीलिए ये 4 जून तक नवीन जी बात है, हम पाकिस्तान की भी बात कर लेंगे और जिसकी कोई चिंता नहीं है। हम तो चीन की भी बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका की भी बात करेंगे, लेकिन चुनाव है, लोगों के अभी अधिकार की बात करेंगे जो उनको मूल अधिकार मिलना चाहिए। उसी आधार पर कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जी शशिकांत जी, ये कह रहे हैं मुद्दों को भटकाने की कवायद है और घबराहट की वजह से ये कभी पाक अधिकृत कश्मीर की बात, तो कभी राम मंदिर की बात, कभी CAA की बात, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, घबराहट जैसी कोई बात नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अभी 3 राज्यों के चुनाव में देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी की इधर से बहुत मिला और समर्थन मिला, और कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। पिछले चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुकी कांग्रेस। हम 2 बार केंद्र में भी बहुमत से ऊपर की सरकार बना चुके हैं, और इस बार हम 370 सीट लेकर के एनडीए की लगभग 400 से ऊपर सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा 400 सीट नहीं कह रहे, ये कोई मुद्दा है कि 400 सीट बोलो। मोदी जी लगातार बोलते चले आ रहे हैं, तो हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं, इसमें 400 से कम बोलने का सवाल क्या है? तो पहले कह चुके हैं, तो क्या घर पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये हमारा नारा है, हमारा कहना है, हमारा आकलन है, हम जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने चाइना की आपने बात करी, क्या वो चाइना का मुद्दा नहीं है? क्या हमने चाइना की सीमा को सुरक्षित नहीं दिया? क्या कांग्रेस का कांग्रेस सरकार ने चाइना को नहीं दिया? क्या कांग्रेस की सरकार चाइना के राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेकर के बाउंड्री को असुरक्षित करने का काम इनडायरेक्ट कांग्रेस सरकार नहीं करती रही? क्या चाइना से पैसा नहीं लेती रही? डोकलाम से लेकर अरुणाचल तक आज सीमा सुरक्षित है। हम चाइना की सीमा को सुरक्षित किए हुए, हम मुस्तैद किए हुए, राफेल से लेकर के बुलेट प्रूफ जैकेट तक हम हिंदुस्तान के सैनिकों को उपलब्ध करा रहे। हम हिंदुस्तान में हथियार बना के एक्सपोर्ट कर रहे। हम इस हालात में मजबूती के साथ पहुंच गए। हमने 28 चीन नहीं दिया, हमने तिब्बत चीन को नहीं दिया, हमने 5% कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया। 5 दिन तक हिंदुस्तान की कबायली उससे लूटपाट करते रहे। कौन था जिसने आदेश नहीं दिए कि इनको खाली कराया जाए? 5 दिन तक इंतजार क्यों होता रहा? वहाँ के राजा लाइन लगा खड़े रहे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के पिताजी के लिए कहा गया कि जब तक उनको नहीं भेजोगे जेल छोड़ा करके तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये किसने आदेश दिया? फिर कश्मीर को आधा खाली किसने कराया? आधा कश्मीर किसने छोड़ दिया? बीच में कार्रवाई किसने बंद कर दी? ये कांग्रेस की सरकार थी।
कांग्रेस के नेता थे जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान में जो आज अधिकृत रूप में है वो छोड़ दिया और जेलों में ले जाके उस मुद्दे को लटकाने वाली कांग्रेस है। हजारों किलोमीटर का भूभाग चाइना को देने वाली कांग्रेस है। क्या ये मुद्दा नहीं है? 40 साल से हमारे एजेंडे में ये मुद्दा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। आज राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, फिर निर्णय करवाने में सहयोग किया और राम मंदिर बना। तो क्या ये मुद्दा नहीं था हमारे एजेंडे में? क्या 370 हमारे एजेंडे में मुद्दा नहीं था? 370 की धारा लगाते लाखों हमारे हिंदुओं को वहाँ पलायन के लिए मजबूर किया गया। हजारों के साथ कतलेआम, हजारों बलात्कार किए गए, हजारों तो कत्ल करने वाले सरेआम घूमते रहे, लेकिन 370 धारा लगा करके स्टेटस दिया जाता और कश्मीर को सुरक्षा दिया जाता रहा, वहाँ के लोगों को सुरक्षा दिया जाता रहा, ये किया जाता रहा। ये क्यों? हमने 370 को समाप्त किया, हमने कश्मीर को मुख्तारा से जोड़ा, ये हमारे मुद्दे में था, उसका फायदा हम क्यों नहीं उठाएंगे? हमने जो इंसाफ किया, जो देश के साथ राष्ट्रवाद का काम किया, उसका मुद्दा हम क्यों नहीं उठाएंगे? जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो मुद्दा नहीं है? क्या सड़कें बन रही है वो मुद्दा नहीं है? उससे रोजगार कम नहीं हो रहा? क्या विदेशों में अफवाहों का निराश हो रहा, उसमें रोजगार का मुद्दा नहीं है? रोजगार निर्मित नहीं हो रहा? क्या विकास के काम हो रहे? क्या कृषि सिंचाई व्यवस्था बढ़ रही है? उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? हर चीज में रोजगार है, महंगाई नियंत्रित है, हर मुद्दा सामने। हमारे मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम राम जन्मभूमि का मुद्दा भी लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हम कश्मीर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम 370 के मुद्दे पर भी लड़ रहे हैं। हम चाइना के मुद्दे पर भी लड़ रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की शान और सम्मान को लेकर लड़ रहे हैं। भारत का जो चौमुखी विकास है सामने, हर मुद्दा सामने, ये से लेकर के सारे मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन हमारे साथ है। कांग्रेस को हार का डर है। कांग्रेस तीसरी बार परास्त होने जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट पर हमको बहुमत मिलेगा, फिर से सरकार बनेगी। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये वो मुद्दे थे जिनको 2019 में हमने छुआ था, उस बीच में हमने पूरा किया था। हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनसे आगे की बात कर रहे हैं और वो बाकी सब मुद्दों पर हमने काम किया है, तभी तो जनता का प्रतिशत मिल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दों पर और जो कहना चाहिए कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार और जो बुनियादी ज़रूरतों के मुद्दों पर, उन पर भी बात कर रही है और उन मुद्दों पर भी बात कर रही है जो भावनात्मक रूप से आदमी को सोचने को विवश करते हैं। तो वोट सिर्फ आदमी बुनियादी ज़रूरतों के अलावा कई बार मान सम्मान, स्वाभिमान, धर्म और आस्थाओं के लिए भी देता है। ये भी कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो मुद्दे हैं, धारा 370 का है, राम मंदिर का है, एक नागरिक आचार संहिता का है, CAA का है, ये सारे मुद्दे जब भाजपा का गठन हुआ था 1980 में, ये भाजपा तब से ये बराबर कर रही है। उनके नारे ही लगते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक देश एक विधान, ये उनके नारे लगते रहे। ये बिल्कुल उन्होंने नए मुद्दे नहीं पकड़े हैं, एक बात हुई। दूसरा, ये जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, ये नया मुद्दा नहीं है। मैं बहुत छोटा था, बहुत बिल्कुल छोटा बच्चा था, चीन युद्ध के बाद नेहरू जी भोपाल आए थे, लाल परेड पर सभा हुई थी। तो चीन युद्ध के बाद से पहले 80 रुपये तोला सोना था, युद्ध में वो 100 रुपये तोला हो गया। तो उन्होंने माइक से कहा था कि युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण का 50 साल पहले पूरा आंदोलन महंगाई का था, कितने लोग मर गए। तो ये तो हर चुनाव में हर पार्टी बनाती। कांग्रेस ने एक बार कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। तो ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो ये चल रहे है और आगे भी चलेगा। लेकिन एक बात नवीन जी वो ध्यान रख करके चलिए, अगर हमारा आज़ादी का संघर्ष हुआ है तो वो राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है। मुझे आप ये बताइए, गांधी जी के सामने बेरोजगारी की समस्या थी क्या? नेहरू जी के सामने बेरोजगारी की समस्या थी? सुभाष चंद्र बोस के सामने थी क्या? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, किसके सामने महंगाई की समस्या थी? राष्ट्र संस्कृति के लिए संघर्ष है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पार्टी राष्ट्र संघर्ष से अलग हट करके किनारे जाएगी तो मान करके चलिए कि राष्ट्र भाव, स्वतंत्रता के आंदोलन में जन सामान्य कब जोड़ा था, जब राम राज्य की कल्पना आई थी। तो मोटे तौर पर राष्ट्र संस्कृति प्राथमिकता में होना चाहिए। और जो राजनीतिक दल राष्ट्र संस्कृति को छोड़ देंगे, मान करके चलिए, ये वाकई मैंने कई वक्त कहा है, ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है। एक समय था कश्मीर से लेकर केरल तक उन्हीं की सरकार थी। क्या कारण है कि आज वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहा है और उनको किन लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है? और फिर एक और बात नबी जी कहूँगा,
जातिगत आधार पर आरक्षण, इसका संविधान जब बन रहा था सबने विरोध किया था। गांधी जी ने विरोध किया था, नेहरू जी ने विरोध किया था, सरदार पटेल ने विरोध किया था, लोहिया जी ने विरोध किया था, 1980 में इंदिरा जी ने विरोध किया था कि जातिगत आरक्षण, जातिगत आधार, वर्गगत आरक्षण है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, बंगाल में जो मछुआरे हैं उसमें कितने मुस्लिम हैं लेकिन आरक्षण में है। केरल में रजाकार जो हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं, मालाबार के जहाँ वायनाड क्षेत्र लगता है, वो उनको 1957-58 से वो आरक्षण की सीमा में है। जो ज़रूरतमंद है आप, लेकिन किसी को जाति धर्म का लेबल लगा करके आरक्षण में शामिल क्यों करना चाहते हैं? जो ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए आरक्षण। ठीक बात। देखिए, आप कह रहे हैं अमित जी कि विकास के नाम पर बताने को कुछ नहीं है, इसलिए ये 370 और पीओके और हिंदुत्व का राग छेड़ देते हैं। ये आप कहेंगे ये बात जनता के समझ में तो आनी चाहिए। आप तो कह रहे हैं जनता नहीं समझ रही है। देखिए नवीन जी, जनता आप समझ रही है। और रही बात कि अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, तो क्या 55 साल में देश जो लाल गेहूं खाता था आज क्या खा रहे हैं? आज देश की क्या स्थिति है, आज देश की क्या प्रगति है? क्या वो अकेले मोदी जी ने 10 साल में कर दी है? और अगर ये मुद्दे नहीं होते और जनता नवीन जी नहीं समझ रही होती तो ये खबरें नहीं आ रही होती कि महाराष्ट्र में जो पहले सीटें भारतीय जनता पार्टी की कितनी थी और आप कितनी आने वाली हैं। पहले मध्य प्रदेश में सीटें 29 में से 28 थीं। अब ये मीडिया भी जानता है, वरिष्ठ पत्रकार आप भी हैं और देश भी और जनता भी जानती है अब कितनी कम होती जा रही हैं। राजस्थान में क्या हालात हैं, कितने कम होते जा रहे हैं। ये मुद्दे पहले चरण में क्यों नहीं थे? और कौन आपत्ति कर रहा है? आप बात करिए हिंदुत्व की, आप बात करिए मंदिर की, आप बात करिए पाकिस्तान की, लेकिन आप बात करिए चाइना की, आप बात करिए जो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं उसकी, जो देश में करोड़ों लोग रोजगार बेरोजगार हैं उनकी आप बात करिए। जो कई सारे नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या आप काला धन लेके आने वाले थे, वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और आपने वैक्सीन जो भारत में लगी उस वैक्सीन तक से कमीशन कंपनी से लेने का काम किया। तो कहां जीरो टॉलरेंस पर आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी? और रही बात कौन करता है, सही कहा कि मुद्दे महंगाई होंगे, ये महात्मा गांधी ने नहीं महंगाई मानी, नेहरू जी ने नहीं मानी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश प्रगति के साथ, उन्नति के साथ महंगाई पर भी बात करता है। कौन सिलेंडर लेके खड़ा होता था? स्मृति ईरानी सिलेंडर को छाती पर, यहां पर कंधे पर रखकर चीखती थी। भारतीय जनता पार्टी चूड़ियां भेंट करते थे और मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे देश के, आज उनको ये कहते थे गूंगा प्रधानमंत्री है। और प्रदेश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य में, आखिरी बात, देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य होते हैं कि वो उस अर्थशास्त्री के जिसने पूरी इकोनॉमिक वर्ल्ड में रिसेशन पर जा रही थी भारत को स्थिर रखने का काम किया, वो टिप्पणी कर रहा है देश का प्रधानमंत्री कि आज मनमोहन सिंह को अगर बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नहाने का कोई तरीका सीखना हो तो मनमोहन सिंह से सीखिए। यह प्रधानमंत्री की भाषा होती है। शहजादे शहजादे, अरे ना शहजादे का चुनाव है ना किसी राजा रानी का चुनाव है, यह देश की जनता का रोजगार का चुनाव है, महंगाई का चुनाव है, ये लोगों के दर्द का चुनाव है। इस बात पर जो है मुद्दों पर आधार पर चुनाव है। आपने क्यों नहीं चुनाव से पहले सारे मुद्दों पर बात करी? चुनाव में ही प्रधानमंत्री इन बातों को क्यों बता रहे हैं? प्रतिक्रिया ले ले तो शुक्ला जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो जरा शहजादे की भाषा के पर भी इनको चिंतन करना चाहिए। जब उन्होंने कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ युवा डंडे मारेंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जोर के नारे लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार करके कहा कि चुप रहो। देश का प्रधानमंत्री हल्की बात कर रहा है तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है। बात सुनिए अब प्रेसिडेंट की बात करते कि नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी ऐसा है, नरेंद्र मोदी ऐसा है, नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान में घी लगाना इनको कंजूसी लगती है। कोई गंदी गाली का नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह में जी लगा लेते पहले। अमित शाह जी को सिखा दीजिए भाषा। कंपटीशन थोड़ा ही है निम्न स्तर पर जाने का, नेताओं से पूछिए इस भाषा को कौन कितने नीचे जा सकता है, इसकी कोई प्रतियोगिता थोड़ी होगी। आज देश के प्रधानमंत्री की बात आती है, आज सोनिया गांधी को गूंगी गुड़िया और ये शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नागिन, सपेरा, इन शब्दों का उपयोग करा है। आपकी बारी निकल चुकी। आप बताइए, हिंदुओं को आतंकवाद कहना, भगवा आतंकवाद की बात करना, संघ को आतंकवाद कहना, अरे भारतीय जनता पार्टी खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा शुक्ला जी, मैं भी हिंदू हूँ, कभी खतरे में नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जब खतरे में आती है तो हिंदू खतरे में लाती है।
शांत कराइए, शांत कराइए, हमारी बात सुन लीजिए। सुन लीजिए। संविधान खतरे में का नारा लगाने वाले संविधान के हिसाब से जातिगत आरक्षण नहीं दिया जाएगा। गौरी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा, कर्नाटक में ये धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे, जातिगत आरक्षण को धर्म के आधार पर देने का काम कर रहे। जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनका आरक्षण छीन करके तुष्टीकरण कर रहे, धर्म के आधार पर आरक्षण दे करके दूसरे धर्म के पिछड़े लोगों का नुकसान कर रहे, पिछड़े समाज का, अनुसूचित समाज का, हरिजन समाज का नुकसान कर रहे। और फिर बात कर रहे कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जरा इनसे पूछिए कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के कालकाल में महंगाई डबल डिजिट थी, कांग्रेस का हालत थी, एक ही सीधी भ्रष्टाचार में कांग्रेस लिपटी, 2.25 करोड़ के भ्रष्टाचार कांग्रेस की पर लगे थे। ऐसा कोठाकर कांग्रेस ने चलाया। आज हिंदुस्तान का जंगल हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। 14 करोड़ उज्ज्वला के गैस योजना बांटती गई। शुक्ला जी को शांति से चर्चा समाप्त करने दो। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, ये जनता के विकास हमारे मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जनता हमारे साथ है। जी शुक्ला जी, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। शुक्ला जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। शुक्ला जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, देखिए जनता हमारे साथ है, और जब देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि भाषाई मर्यादा तो राजनीति ने कई बार लांघी इस दौर में। लेकिन फिर वही बात है कि मुद्दे सिर्फ बुनियादी जरूरतों के लिहाज से ये देश नहीं चलता। हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है जिसमें देश, राष्ट्र, समाज, हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारे धार्मिक प्रतिमान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो जब उन पर बात आएगी तो वो भी प्रभावित करेंगे। अच्छी होगी तो अच्छे से प्रभावित करेंगे, बुरी होगी तो बुरा प्रभावित करेंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट आता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसा नहीं है कि किसी एक बात को लेकर के ही ज़्यादा जोर दिया जाए। मोटे तौर पर समन्वित सारे विषयों पर बात होनी चाहिए। और ये तो सही है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो। अब स्वतंत्रता के हमारा प्रजातंत्र 77 साल का हो गया। राजनीति में भाषा की, आचरण की, इसकी और विषय की मर्यादा होनी चाहिए। कोई सत्ता पक्ष में है उसकी भी, विपक्ष में है उसकी भी, ये मर्यादा होनी ही चाहिए। इसके साथ ही बात को आगे करना चाहिए। आखिर अगर कोई नेता, एक नेता है, वो दूसरे नेता के प्रति अमर्यादित भाषा का अगर उपयोग करेगा तो संदेश क्या जाएगा? तो मोटे तौर पर भाषा का उपयोग होना चाहिए और कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति उसको प्राथमिकता में रहना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक सब प्राणी अपनी रोटी जुगाड़ कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, बच्चों को बड़ा करके खड़ा करके उनको खाने का माने लायक बना देते हैं। लेकिन ये मनुष्य है जो प्रकृति और सृष्टि से लेकर के मानव और समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। तो मोटे तौर पर प्राथमिकता राष्ट्रीय संस्कृति इसकी होनी चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बुनियादी जरूरतें भी जितनी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की जितनी जरूरत है, उतना ही देश, राष्ट्र और धर्म से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं उनका आदर सम्मान करता है, उनको आत्मसात करता है। तो सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों पर ही बात करके आप इस देश के मानस को पढ़ लेंगे, इस देश के मानस को जीत लेंगे, ये असंभव है। यह बात राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर समझ चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या रहते हैं। IND एजेंडा में बन रही है IND 24 के साथ और दिख रही है IND 24। नमस्कार।